हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं तेज सर। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में संधि को समाप्त किए, अब समास को शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? समास। हम लोग समास के बारे में जानेंगे कि समास किन शब्दों से मिलकर बना है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विग्रह क्या होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले समास को देखते हैं। समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आस। सम प्लस आस से मिलकर बना क्या है? समास। सम प्लस आस। और यह समास जो है, समास का अर्थ जो होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। और इसे संक्षेपीकरण भी कहते हैं। संक्षेपीकरण भी कहते हैं। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। जैसे कि हम लोग संधि में पढ़े थे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन यही अंतर है संधि और समास में। उसमें वर्णों का मेल था, इसमें पदों या शब्दों का योग होगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और उस नए शब्द के निर्माण में विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है तो उनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। सम धन आस दो शब्दों से मिलकर के बना है। और समास का जो लिंग होता है, समास किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। समास पुल्लिंग शब्द है। कभी कभी पूछ देता है समास शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग क्या है? तो उसमें आपको बताना होगा कि समास जो शब्द है वह क्या है? पुल्लिंग है। और देखिए, समास का कभी कभी विलोम पूछ देता है। तो समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम होता है विग्रह या व्यास। एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, यदि विग्रह और व्यास क्या है? व्यास। यदि विग्रह और व्यास दोनों हो तो व्यास को आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि समास का विलोम जो होता है व्यास होता है। समास माने छोटा, व्यास माने बड़ा, और विग्रह माने भी बड़ा होता है, लेकिन इसका विग्रह में से बांटना होता है। अब समास का अर्थ होता है मेल है, संक्षेप है। समास का जो अर्थ है संक्षेप या छोटा करना होता है, और इसका विलोम जो होता है विग्रह या व्यास होता है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। किन दो शब्दों से मिला है? सम प्लस आस से मिलकर के बना है। तो ये हुआ आपका समास के बारे में छोटी सी जानकारी। ठीक है। अब समास को मैंने परिभाषित भी कर दिया कि समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। अच्छा, समास जो विग्रह है, इस विग्रह को, समास विग्रह क्या होता है? जब हम समासिक जो समासिक पद होंगे उनका जब हम विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति होगा वह विभक्ति उसमें प्रवेश कर जाएगा। जैसे यथाशक्ति को लेते हैं तो शक्ति के अनुसार के उसमें आपका क्या होगा? विभक्ति आ जा रहा है, यानी कि कोई न कोई विभक्ति फिर उसमें आ ही जाएगा, वो विग्रह हो जाएगा। और जब विभक्ति का लोप होगा तो क्या होगा? समास होगा। देखिए, अब समास के प्रकार, ये होगा समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण।
सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका विलोम है विग्रह या व्यास। इस अब कौन सा है? पुल्लिंग है। अब समास के भेद, के भेद। अब देखिए समास के भेद को अगर पूछा जाए मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं, 4 भेद माने जाते हैं। और उसमें जो है कि अन्य जो होते हैं वह किसी न किसी समास का प्रकार होता है। तो आइए पहले देखते हैं समास का भेद। तो पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसी तत्पुरुष में आपका 2 समास और आता है, जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है। यह आपके तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं। तत्पुरुष समास में 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण, उसी के तहत आपका ये कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। तो उस तरह से ज़्यादा डिटेल न लेते हुए इसी के भाग को बता दे रहा हूं मैं कि तत्पुरुष समास में 2 आते हैं आपका। पहला कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक। अब आपका आता है तीसरा आपका आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय द्विगु हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा आपका आएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक। अब देखिए किसी भी समास में 2 पद होंगे, 2 से अधिक भी होते हैं, लगभग अक्सर 2 पद होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरा को क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और इसे पहला पद और दूसरा पद भी कहा जाता है। 2 समासिक, जैसे कि 2 पद होंगे, ठीक है। अब 2 पद होते हैं, पहला समासिक पद ये हुआ, ये पहला पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ। तो इस तरह से इसे पूर्व पद और उत्तर पद भी कहा जाता है। अब देखिए अभी एक स्ट्रक्चर को देखिए पहले, उसके बाद हम डिटेल में खुद बताएंगे। अभी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ढांचा को समझ लीजिए कि अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। तो कहने का मतलब पदों के आधार पर जो इनका बंटवारा हुआ है कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, उसको हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद अप्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो पूर्व पद इसमें देखिए प्रधान और ये अप्रधान, ठीक है, ये प्रधान है और ये अप्रधान है। देखिए ये किसका है? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनको मिला देते हैं, ठीक। इन तीनों में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें पहला पद अप्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? अप्रधान होता है। और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। ध्यान से समझ लीजिए।
तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और देखिए अब द्वंद्व समास में इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यह भी प्रधान और यह भी प्रधान, ठीक, दोनों पद प्रधान हुए हैं। अभी एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाइए, किसमें प्रधान होता है, किसमें अप्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है, किसमें मुख्य होता है, किसमें गौण होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसमें बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान, इसमें भी अप्रधान। देखिए अब अप्रधान अप्रधान अर्थात कहने का मतलब कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात। तो इस तरह से क्या हुआ, यह बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, इसका कुछ और अर्थ निकलता है। और आपका जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे की दोनों महत्ता देते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के मुख्य होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास होता है। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास में पहला पद अप्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। और इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टार्ट से। पहला नंबर समास के जो भेद हैं, समास के भेद के पहला नंबर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। देखिए अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, मैंने स्ट्रक्चर में बनाया था कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहला पद प्रधान है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और देखिए दूसरे शब्दों में देख लीजिए, इसको दूसरे शब्दों में देखिए कि जब किसी समासिक पद के आरंभ में, जब किसी समासिक पद के आरंभ में उपसर्ग लगा हो तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसी को लोग कहते हैं, एक ट्रिक है। क्या होता है, देखिए नोट में लिख लीजिएगा, अच्छा, जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में पद के आरंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या हो, उपसर्ग लगा हो, तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जब किसी समासिक पद के आरंभ में उपसर्ग लगा हो तो उसे क्या कहते हैं,
अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन, और भरपेट, यथाशक्ति। ठीक है। अब देखिए प्रति, इसमें क्या है, ये आपका उपसर्ग है। भर क्या है, उपसर्ग है। यथा क्या है, उपसर्ग है। तो यह इसकी पहचान अव्ययी भाव समास की है कि यदि जिस समासिक पद के प्रारंभ में आपका उपसर्ग लगा हो वह क्या कहलाएगा, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा, वह अव्ययी भाव समास होगा। इसके पहचानने की यही एक ट्रिक है या तरीका है, नियम है, जो भी समझिए। ठीक है। और इसी में जैसे कभी कभी पूछ देता है, जैसे नए समास, इसी का है नए समास। नए समास मतलब होता है निषेध। क्या होता है, निषेधवाची उपसर्ग। जो निषेधात्मक उपसर्ग लगा होगा वहाँ नए समास होगा। जैसे इसको समझ, नए समास का मतलब है निषेधवाची उपसर्ग। ठीक है, निषेधवाची उपसर्ग। ठीक है। जैसे अ हो, किसी के प्रारंभ में अ हो, अन हो, क्या हो, अन हो। किसी के प्रारंभ में, जब किसी भी समासिक पद के प्रारंभ में अ हो, अन हो, निर हो, बे हो, क्या हो, बे हो, और गैर हो, ये सब क्या है, निषेधात्मक है। ठीक है। ना हो, ला हो। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, यह है आपका नए समास। नए समास का मतलब जिस समासिक पद के प्रारंभ में निषेधवाची उपसर्ग लगा हो वहाँ आपका नए समास होगा। विकल्प में यदि नए समास का वर्ण या नए समास का शब्द दिया हो और अव्ययी भाव समास भी विकल्प में हो तो वहाँ पर नए समास को ही हम महत्व देंगे, नए समास को ही हम ट्रिक करके आएंगे। यह चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे नए समास के, जैसे बेकाम, एग्जाम्पल लीजिए, बेकाम क्या है, बेकाम यानी काम के बिना। अव्ययी भाव समास में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी इसका हम विग्रह करेंगे उत्तर पद के अर्थ को पहले लिखेंगे और पूर्व पद के अर्थ को बाद में लिखेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी अव्ययी भाव के समास को जब हम विग्रह करेंगे तो उत्तर पद के अर्थ को पहले और पूर्व पद के अर्थ को बाद में लिखेंगे। जैसे बेकाम, काम के बिना। ठीक है। बेलाग, बेलाग, लाग के बिना, क्या होता है, लाग के बिना। और क्या है, इसमें एक और लेते हैं, जैसे बेशर्म, बेशर्म, शर्म के बिना। ठीक है, शर्म के बिना। तो यह क्या है आपका, यह नए समास के, यानी कि नए समास में जब अ, निर, बे, गैर, नाला ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द पहले आ जाएं, समझ जाइएगा कि यह नए समास है। और नए समास है तो और नए समास न रहे, अव्ययी भाव समास रहे तो अव्ययी भाव को ट्रिक करेंगे। ठीक है, इसे शॉर्ट लीजिए। टाइम ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब एक नियम और समझ लीजिए, इसमें अव्ययी भाव समास में एक नियम और समझ लीजिए कि अभी आपने देखा कि उपसर्ग होगा, और यह भी देखिए कि जब भी समासिक पद में आपको ये देखने को मिले कि दोनों पद समान हो, समासिक पदों में दोनों पद समान हो और दोनों का अर्थ भी समान हो, तो वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
देखिए दूसरा नियम क्या कहलाता है, जब जब किसी समासिक पदों में, जब किसी समासिक पदों में दोनों पद समान हो, दोनों पद क्या हो, समान हो, और दोनों का अर्थ क्या हो, एक समान हो, दोनों का अर्थ भी क्या हो, समान हो, उन दोनों का अर्थ भी समान हो, अर्थ भी समान हो, तो क्या हो जाएंगे वहां पे, तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास होगा। यदि दोनों के पद जो है समान हो तो क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे जैसे देखते हैं, होता है पल पल, ठीक है, पल पल। अब इसमें देखिए समास के दो पद हैं, प्रथम पद द्वितीय पद, दोनों पद में क्या है, दोनों पद में समान शब्द है और दोनों का अर्थ भी समान निकल रहा है, पल पल। तो क्या हो गया, यह भी आपका इस तरह से अगर वर्ड शब्द देखने को मिले तो समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, यह क्या हुआ, यह भी अव्ययी भाव समास हुआ आपका। धीरे धीरे दोनों का अर्थ समान हुआ, प्रथम पद द्वितीय पद दोनों में समान शब्द आए हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात, यह भी क्या है, रातों रात का मतलब रात ही रात, एक ही रात की बात हो रही है। रातों रात वह करोड़पति बन गया, रातों रात उसकी किस्मत बदल गई, रातों रात वह जो है कि उसके साथ एक कोई घटना घटित हो गई। तो क्या होता है, रातों रात यानी कि एक ही रात की बात कर रहा है, उसी का इसका अर्थ भी समान है, शब्द भी समान, अर्थ भी समान, सब समान ही समान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोज रोज, रोज रोज, अब रोज रोज मतलब वही प्रतिदिन डेली की बात कर रहा है। तो इस तरह से भी अगर कोई वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो आज हम लोग समास के बारे में पढ़ें, उसके अर्थ को, उसके लिंग को, उसके विलोम को, वो किससे बना है, और उसमें प्रकार को पढ़ें, प्रकार में पहला अव्ययी भाव समास पढ़ें। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तत्पुरुष समास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।